Good morning, everyone. Myself, Dr. Manisha Shahdev. Today, I am going to discuss on another topic of international law, that is privileges and immunities enjoyed by diplomatic agents. राजनयिक प्रतिनिधियों को प्राप्त उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। ये जो मेरा टॉपिक है, ये मेरे पिछले टॉपिक का कंटिन्यूएशन पार्ट है। पिछले टॉपिक में मैंने समझाया था राजनयिक प्रतिनिधियों को क्या अधिकार प्राप्त हैं, वे क्या कार्य करते हैं और उनके प्रकार क्या हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजनयिक प्रतिनिधियों को क्या क्या उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम जो मेरा पॉइंट है वह है व्यक्तिगत अनतिक्रम्यता, पर्सनल इनवायलेबिलिटी। यह राजनयिक प्रतिनिधियों का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण अधिकार है। प्राचीन काल से दूत अवैध माने जाते रहे हैं, उन पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, जिसका उल्लेख हम वियना अभिसमय की धारा 29 में भी देखते हैं। धारा 30 में राजनयिकों की अवैधता एवं व्यक्तिगत सुरक्षा की व्यवस्था करती है। कौटिल्य के अनुसार दूत चांडाल होने पर भी अवैध है। दूतों की सुरक्षा ग्रहणकर्ता राज्य के आंतरिक कानूनों पर निर्भर करती है। यह अधिकार राजदूत को तभी तक प्राप्त है जब तक वह कोई और गैर कानूनी कार्य न करे, अन्यथा वह उस उन्मुक्ति की मांग नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है, राजदूत को पुराने जमाने से ही एक पवित्र आत्मा माना जाता था। उसके ऊपर कोई भी आक्रमण किया जाता है तो ग्रहणकर्ता राज्य उसके लिए जवाबदेह है। ग्रहणकर्ता राज्य को राजदूत की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। उसके ऊपर कोई भी अगर आक्रमण होता है तो उसकी जवाबदेही ग्रहणकर्ता राज्य की है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल जुरिडिक्शन, फौजदारी क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति। जैसा कि ओपेनहेम कहते हैं, प्रादेशिक राज्य राजनयिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध किसी भी परिस्थिति में ना कोई न्यायिक कार्यवाही कर सकता है, ना वह उन्हें दंडित कर सकता है, क्योंकि राजनयिक प्रतिनिधि किसी प्रकार भी इस राज्य के क्षेत्राधिकार में नहीं समझे जाने चाहिए। किंतु इस उन्मुक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई राजदूत मनमाना आचरण कर सकता है। उसे समस्त नियमों का पालन करना चाहिए जो उसके राजनयिक कार्यों को संपन्न करने में बाधक न हो। किसी भी परिस्थिति में उसे स्थानीय राज्य की शांति व्यवस्था भंग करने वाले कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए, और यदि वह शांति व्यवस्था भंग कर दे तो उसे रोका जा सकता है। उसे वापस बुलाने की मांग की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि फौजदारी क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति से राजदूतों को उन्मुक्ति यह प्रदान की जाती है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता है। अगर कोई अपराध भी होता है तो उनके ऊपर केस करने का अधिकार ग्रहणकर्ता राज्य को नहीं है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि राजदूत अपने उन्मुक्ति का नाजायज फायदा उठाए और कोई कानून भंग करे, या वह जिस राज्य में नियुक्त किया गया है वहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करे। अगर वह ऐसा करता है तो संबंधित राज्य के जो नागरिक हैं वह ग्रहणकर्ता राज्य से अनुरोध करेंगे कि वह सेंडिंग स्टेट को यह आग्रह करे कि वह अपने राजदूत को वापस बुला ले। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जम्पशन फ्रॉम सिविल जुरिडिक्शन। यह भी जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया उसी की तरह है। राजनयिक प्रतिनिधि
दीवानी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त होते हैं। अतः ऋण अदायगी के लिए उनके विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है और न ही उनके देश छोड़कर जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और न ही उनका पासपोर्ट छीना जा सकता है। राजदूत पर किसी भी ऋण कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, न ही न्यायालय में गवाही देने के लिए विवश किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर पॉइंट में मैंने समझाया है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता है। तो राजदूत चाहे वह किसी भी ऋण से संबंधित मामला हो, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित मामला हो, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और ना ही उनको टैक्स भरने की ज़रूरत है और ना ही न्यायालय उन्हें किसी क्रिमिनल के गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्यूनिटी ऑफ डोमिसाइल, निवास स्थान की उन्मुक्ति। राजदूत को निवास स्थान संबंधी उन्मुक्तियां प्रदान की जाती है। उसके निवास स्थान या दूतावास को राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर माना जाता है। राज्य की पुलिस न्याय विभाग का कोई कर्मचारी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि इस क्षेत्र में कोई अपराधी के बाद ही दूतावास के क्षेत्र में ग्रहणकर्ता राज्य का प्रशासन एवं क्षेत्राधिकार लागू हो सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राजदूत है उसे एक निवास स्थान दिया जाता है। उसके निवास स्थान में उसके आज्ञा के बगैर कोई भी हायर ऑफिसर्स एंटर नहीं कर सकते। इवन इफ वहाँ पे अगर कोई अपराधी अपराध करके छिप जाता है तो भी राजदूत की आज्ञा के बगैर उसके निवास स्थान की तलाशी नहीं ली जा सकती है। उससे बाकायदा आज्ञा मांगनी पड़ेगी, तभी जाके उसके निवास स्थान में सर्च किया जा सकता है। पर अगर राजदूत ना चाहे कि उसके निवास स्थान का सर्च किया जाए तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस कर्मी हैं वे उसके घर के बाहर डेरा लगा के रह सकते हैं और जब मौका लगे तो अपराधी को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम सबपोइना एज विटनेस, गवाही देने के कार्य से मुक्ति। राजदूत को किसी मामले में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वह किसी भी प्रशासनिक या दीवानी या फौजदारी न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और न ही उसके इच्छा के विरुद्ध कोई अधिकारी घर जाकर उससे गवाही ले सकता है। यदि वह स्वयं गवाही देने के लिए राजी हो तो न्यायालय उसके प्रमाण का लाभ उठा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी भी राजदूत को विवश नहीं किया जा सकता है कि वह किसी अपराध के लिए गवाही दे। ये उसके ऊपर डिपेंड है, उसको गवाही देना होगा तो वह जा सकता है। पर कोई हायर ऑफिसर हैं या जो भी पुलिस अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या न्यायिक से रिलेटेड कोई ऑफिसर हैं, वे उससे गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह राजदूत के ऊपर है कि वह गवाही देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, करों से मुक्ति। वियना अभिसमय की धारा 34 के अनुसार राजनयिक स्तर के समस्त कर्मचारी आयात व स्थानीय कर से मुक्त होते हैं। राजदूत को प्रायः भूमि और भवन का स्थानीय कर नहीं देना पड़ता है। सद्भावना के नाते प्रायः राजदूत द्वारा निजी प्रयोग के लिए आयात किए गए माल पर
सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता है। सार्वजनिक उपयोगी सेवा यथा पानी, बिजली, सफाई आदि के लिए सेवा शुल्क लिया जा सकता है, किंतु सौजन्यवश ऐसा नहीं किया जाता। कहने का तात्पर्य है, जो राजदूत है उससे कोई कर नहीं देना पड़ता है। वह जिस ग्रहणकर्ता राज्य में नियुक्त किया गया है वहाँ पे उसे कर देने से विमुक्त किया जाता है। उसे कोई होल्डिंग टैक्स नहीं देना है, उसे कोई घर टैक्स नहीं देना है, या जब वह किसी सामान का आयात करता है उसमें कस्टम टैक्स नहीं देना होता है। ये सब उन्मुक्तियाँ एक राजदूत को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जम्पशंस फ्रॉम पुलिस। पुलिस से मुक्ति। स्थानीय पुलिस द्वारा राजनयिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, यद्यपि उनसे आशा की जाती है कि वे नागरिक व्यवस्था संबंधी आदेशों का पालन करेंगे। यदि किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के संबंध में राजदूत सहयोग न दे तो उनको परेशान नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है और न ही पुलिस आदेश के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है। कहने का तात्पर्य है, किसी राजदूत को कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकता है, या किसी अपराध को करते हुए अगर वह देखता है कि राजदूत उसे देखा है तो भी उसे गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, ना ही वह किसी राजदूत को पुलिस स्टेशन बुला सकता है। राजदूतों को एक अलग प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है। उनकी आज्ञा के बगैर उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती है। अगर राजदूत अगर किसी स्थानीय कानून का उल्लंघन करता है तो ग्रहणकर्ता राज्य जो सेंडिंग स्टेट है उससे राजदूत को वापस बुलाने का आग्रह कर सकता है, और हो सके तो राजदूत को अगर बहुत ही हीनियस क्राइम किया है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अपराध किया है, तो उसके लिए सेंडिंग स्टेट से उसे दंड देने के लिए आज्ञा मांग सकता है। ये सेंडिंग स्टेट के ऊपर है कि वह अपने राजदूत को वापस बुलाता है या उसे उस पर मुकदमा चलाने के लिए ग्रहणकर्ता राज्य को आज्ञा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू रिलीजन, धार्मिक अधिकार। राजदूत को धर्म के क्षेत्र में यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने विश्वास के अनुसार पूजा और उपासना कर सके, किंतु धर्म के नाम पर स्थानीय जनता के कार्यों में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह चाहे तो अपनी उपासना के लिए मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद आदि का निर्माण करा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक राजदूत को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, पर इसका यह मायने मतलब नहीं निकलता है कि राजदूत अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे या स्थानीय नागरिकों को अपने धर्म के नाम पर परेशान करे। उसे अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार प्राप्त है, पर तभी तक अधिकार प्राप्त है जब तक वह अपने जहाँ पे उसे नियुक्त किया गया है वहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान ना करे। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी, राज्य क्षेत्रातीतता या अपरदेशीयता। इस उन्मुक्ति के अनुसार राजदूत को प्रत्येक प्रकार के कानून से मुक्त रखा जाता है और जिस राज्य में वह राजदूत का कार्य करता है वहाँ उसके प्रति ऐसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि एक अतिथि के साथ किया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर
बाह्य प्रादेशिकता का अर्थ यह है कि राजदूतावास के भवन में कोई भी सरकारी कर्मचारी, पुलिस, गुप्तचर बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। राजनयिक कर्मचारियों के व्यक्तिगत आवास की तलाशी नहीं ली जा सकती है। जैसा कि मैंने पॉइंट 4 में ही समझाया था आप लोगों को कि एक राजदूत को राइट टू डोमिसाइल प्रोवाइड किया जाता है। कहने का तात्पर्य है इम्यूनिटी ऑफ डोमिसाइल, निवास स्थान की उन्मुक्ति प्रदान की जाती है। इसी से रिलेटेड यह भी पॉइंट है। राजदूत का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी हायर ऑफिसर को घुसने का अधिकार नहीं है जब तक कि राजदूत उसे परमिशन ना दे दे। इवन इफ वहाँ पे अगर कोई अपराधी घुस जाता है अपराध करके, उसे भी राजदूत चाहे तो वापस कर सकता है ग्रहणकर्ता राज्य को, और चाहे तो ना भी वापस करे। अगर राजदूत ग्रहणकर्ता राज्य के रिक्वेस्ट पर भी अगर अपराधी को वापस नहीं करता है, तब पुलिस उसके निवास स्थान के बाहर डेरा डाल के रख सकती है और जब मौका मिले तो वह उस अपराधी को पकड़ सकती है। पर पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि राजदूत के आज्ञा के बगैर राजदूत के निवास स्थान की तलाशी ले या उसके किसी पर्सनल सामान की तलाशी ले। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता। राजदूत अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके उस हेतु उन्हें अपनी सरकार के साथ पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उनके पत्र व्यवहार, तारों, संदेशों, कूटनीतिक थैलों का आदि का स्थानीय सरकार द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा सकता है। वियना अभिसमय अनुच्छेद 36 के अनुसार भी किसी राजनयिक प्रतिनिधि के व्यक्तिगत सामान की केवल उस दशा में तलाशी ली जा सकती है जबकि यह संदेह हो कि सामान में विनिषेध वस्तुएं हैं। कहने का तात्पर्य है जो ग्रहणकर्ता राज्य है किसी राजदूत को कोई भी पत्र व्यवहार करने से रोक नहीं सकता है। राजदूत क्योंकि अपने सेंडिंग स्टेट का प्रतिनिधि होता है, तो उसका काम ही है कि दूसरे राज्य में जाए, वहाँ की स्थिति परिस्थिति को जाने, वहाँ क्या चल रहा है वह अपने सेंडिंग स्टेट को मैसेज करे या बताए कि वहाँ की स्थिति क्या है, उनका उस राज्य के बारे में क्या रवैया है, वहाँ पे क्या संधियाँ की जा सकती हैं, वहाँ पे स्थिति परिस्थिति कैसी है। अगर ग्रहणकर्ता राज्य कुछ कार्य कर रहा है तो उसकी भी जानकारी दे सकता है। पर हाँ, जो पत्र व्यवहार वह राजदूत करता है उसे खोल कर देखने का या उसके किसी पर्सनल सामान को छूने का या उसकी तलाशी लेने का अधिकार ग्रहणकर्ता राज्य को बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसके सामानों की तलाशी तभी ली जा सकती है जब यह संदेह हो कि राजदूत कोई इलीगल सामान लेके जा रहा हो या कोई स्मगलिंग कर रहा हो या कोई विनिषेध सामग्री लेके जा रहा हो, तभी ऐसी परिस्थिति में उसके सामान की तलाशी ली जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, निर्दोष यात्रा का अधिकार। जब कोई व्यक्ति राजदूत के रूप में नियुक्त होने के बाद अपने कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने अपने देश को प्रस्थान करता है, तब मार्ग में आने वाले देशों में उसे निर्दोष गमन का अधिकार होता है। इसी प्रकार मिशन की समाप्ति के बाद जब वह अपने देश को लौटता है, तब भी मार्ग में आने वाले देशों में उसे निर्दोष गमन का अधिकार प्राप्त होता है। कानून एवं व्यवस्था में हस्तक्षेप किए बिना शांति और शिष्टाचार के साथ वहाँ के मार्गों से यात्रा करता है तो
उस पर रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए कोई राजदूत भारत का है, उसे नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान पड़ता है। तो एक जो सेंडिंग स्टेट है, मतलब भारत का जो एम्बेसडर है, उसको पाकिस्तान से भी होकर गुजरना पड़ेगा। पर पाकिस्तान का दायित्व है कि जो राजदूत उसके एरिया से होकर जा रहा है उसकी सुरक्षा को प्रदान करे। कहने का तात्पर्य है कि जो उन्मुक्तियां, जो विशेषाधिकार ग्रहण करता राज्य इसे प्रदान करेगा राजनयिक प्रतिनिधि को, वही विशेषाधिकार, वही उन्मुक्ति राजदूत को जिस राज्य से वह पास करता है उसमें भी रहती है। उस राज्य को भी इस राजनयिक प्रतिनिधि की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो राजदूत है बेफिक्र होके ग्रहण करता राज्य जहाँ उसे नियुक्त किया गया है वहाँ पे वह सही सलामत पहुँच जाता है, और जब उसका कार्य पूरा हो जाता है फिर उसी रास्ते वापस अपने देश लौट आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्यूनिटीज टू रेटिन्यू। राजदूतों के नौकर चाकरों के लिए उन्मुक्तियाँ। जो उन्मुक्तियाँ विदेशी दूतावास के अधिकारियों को प्राप्त है, वे ही उनके नौकर चाकरों को भी प्राप्त है। जो लोग सरकारी तौर पर दूतावास में नौकर चाकर के पदों पर नियुक्त हैं, उन्हें वे ही उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो राजदूत को प्राप्त होते हैं। राजदूत पर निर्भर जितने भी उसके संबंधी अथवा रिश्तेदार हैं और जो उसके साथ रहते हैं, उन सब को भी राजदूत के समान दीवानी और फौजदारी के न्याय क्षेत्र से उन्मुक्तियां प्राप्त है। कहने का तात्पर्य है, राजदूतों के नौकर चाकर भी वही उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं या एंजॉय करते हैं जो एक राजदूत को प्रदान की जाती है। इवन जो राजदूत के परिवारजन हैं उन्हें भी वही उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं जो मैंने पहले ही बताया है सेकंड और थर्ड पॉइंट में। दीवानी एवं फौजदारी क्षेत्राधिकार से विमुक्ति वह प्रदान की जाती है। उन पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो राजदूत विशेषाधिकार का प्रयोग करता है या विशेषाधिकार का यूज़ करता है, वही सेम उन्मुक्तियाँ और सेम विशेषाधिकार उसके नौकरों को, उसके परिवारजनों को भी प्रदान की जाती है। तो आज हमने जाना कि एक राजनयिक प्रतिनिधि को क्या क्या उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसमें हमने वियना अभिसमय के अनुच्छेद 36, 34, 40 यह सब का भी जिक्र किया है, जो कि बेसिकली राजदूत के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ से रिलेटेड है। आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। That's all. Thank you.